नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। अमरावती पुलिस ने कहा है कि केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर हुई है। अमरावती पुलिस के मुताबिक 21 जून की रात 10:30 बजे उमेश कोल्हे दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी फरार है। सभी आरोपियों को 4 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह है। मृतक के भाई ने कहा है कि उन्होंने धमकी मिलने के बारे में कभी नहीं बताया था। भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने वो ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था उसको। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक के हमें तो दूसरा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि जिससे हमें ऐसा लगे कि उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो सकता है करके। थ्रेट कभी नहीं आया, क्योंकि भैया ने कभी बताया नहीं कि मुझे इसी तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, या कभी उन्होंने शेयर किया नहीं। अभी कैसा है, मोबाइल भी पहले दिन से ही पुलिस वालों के पास में है, तो हम उनका डेटा भी नहीं देख सकते कि भाई उसमें किसी का कॉल आया था कि नहीं आया था। करीब 15 दिन पहले से कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उनके, उसके पहले से। उसके कारण हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम पुलिस एजेंसी नहीं है या हम जांच समिति नहीं है। ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है या जांच समिति बता सकती है कि ये इसी की वजह से हुआ है करके। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है हमारी, क्योंकि अब एनआईए जैसी एजेंसी अगर इसमें आ चुकी है तो हमें पूरी आशा है कि भैया को न्याय मिलेगा और इसका सही कारण हमें बताया जाएगा कि किस वजह से उनकी हत्या हुई थी। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगाया है। जो हमारे अमरावती में जो घटना होने के बाद कुल्ले साहब को जो रोड पे लाकर मारा गया, उसी बेस पे जब हमने केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को और एनआईए को जब पत्र भेजने के बाद गृह मंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया और एनआईए की टीम अमरावती इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। 12 दिन के बाद अमरावती की जो सीपी हैं वो आज बाहर निकल के प्रेस के सामने ये कहती हैं ये सेम केस रिलेटेड है नुपुर शर्मा के साथ, जिस तरीके से उदयपुर में हुआ उसी को बेस लेते हुए ये घटना अमरावती में हुई है। 12 दिन के बाद वो क्लेरिफिकेशन देते हैं। तो मैं मांग करती हूँ इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके साथ अमरावती की सीपी आरती सिंह की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये केस को दबाने का काम उन्होंने किया। और एक और मामला है उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का। पेशी के दौरान आरोपियों पर वकीलों का गुस्सा फूटा। जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों को पीट दिया। असल में जयपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही थी, लेकिन इस दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सभी आरोपियों को वैसे 12 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। स्पेशल कोर्ट ने भेजा है, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने, लेकिन पेशी के दौरान हंगामा हुआ और आरोपियों की पिटाई वहां पर मौजूद वकीलों ने कर दी। जयपुर की एनआईए अदालत में जैसे ही उदयपुर के कन्हैया लाल के हत्यारों मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद को पेश किया गया तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अदालत में मौजूद वकीलों और दूसरे लोगों ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। एनआईए को अब 13 जुलाई तक दोनों की हिरासत मिल गई है। हत्या के और तथ्य सामने आने पर पता चल रहा है कि ये वारदात सिर्फ 2 लोगों की करतूत नहीं थी। 2 और लोग, मोहसिन और आसिफ, भी तैयार थे कि अगर ये दोनों नाकाम होते हैं तो मोहसिन और आसिफ हत्या को अंजाम देते।
इन्हीं दोनों ने हत्यारों को भगाने में भी मदद की। अब एक और बाइक, एक और स्कूटी सामने आई है जो मेरे पीछे है। यहाँ पर पुलिस पहरा है और आप नंबर गौर से देखिए, 1226। वो जो बाइक थी उसका नंबर था 2611 और ये जो बाइक है 1226, ये गौस मोहम्मद की बाइक बताई जा रही है और इसलिए अब ये पुलिस पहरे में है। एनआईए की टीम कल यहाँ पर आई थी और इस बाइक पर 28 तारीख से ये बाइक यहीं पर खड़ी है। इस बीच दोनों हत्यारों के ऊपर आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया पर मोहम्मद रियाज अटारी की बीजेपी नेताओं के साथ कई पुरानी तस्वीरें मिली। इसमें एक गुलाब चंद कटारिया के साथ है। रियाज को माला पहनाते हुए बीजेपी के मोहम्मद ताहिर की 2019 की पोस्ट है, जब रियाज उम्रा करके लौटा था। साथ में इरशाद चैनवाला के साथ भी तस्वीरें हैं। ये दोनों बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के सदस्य हैं। पोस्ट में मोहम्मद रियाज को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया है, लेकिन बीजेपी ने इस बात का खंडन किया कि रियाज का पार्टी से कोई लेना देना है। जिस रियाज अत्तारी का नाम पार्टी के सदस्य के रूप में आता है, वह हमारा प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा है कभी। वह हमारी पार्टी में क्या मालूम किस वजह से आता था, किस वजह से वहां पे आता था, लोगों से मिलता जुलता था, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं भी इस तरह की किसी भी घटना का कभी समर्थन नहीं करती है। ना पहले समर्थन किया था, ना आज समर्थन करते हैं और आगे भी हम सख्त अल्फाज में इस तरह की घटनाओं की मजम्मत करते रहेंगे और कानून से ये सिफारिश करेंगे, न्यायपालिका से गुजारिश करते हैं कि ये जो मैटर हुआ है इसको लेकर आप बिल्कुल जल्द अज जल्द फैसला लेकर आए। जबकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सीधा सीधा नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। पूर्व गृह मंत्री राज्य के गुलाब चंद कटारिया जी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। उदयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत नहीं मिल पाई। दिल्ली की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 4 दिन की पुलिस रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने जुबैर को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जांच के दौरान रेजर पे पेमेंट गेटवे के जवाब से पता चला है कि जुबैर के कई लेन देन हुए हैं, जिनमें या तो विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ या फिर विदेशी आईपी एड्रेस थे। ये मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, हॉलैंड, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद, शारजाह, अबू धाबी, वाशिंगटन और दुबई जैसे जगहों के हैं। इतना ही नहीं, जुबैर की प्राप्ता मीडिया को विदेश से 2,31,933 रुपए मिले। सीरिया और पाकिस्तान से भी फंड आया। जुबैर की सोशल मीडिया जांच से पता चला है कि जुबैर की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थन में मिडिल ईस्ट देश यूएई, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान से ट्वीट हो रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उसने मोहम्मद जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त कर ली है। इसके साथ ही एफआईआर में सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश और अवैध तरीके से विदेशी फंड लेने की धाराएं जोड़ दी हैं। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जुबैर ने पूछताछ के पहले अपने मोबाइल का सिम बदल दिया और डेटा डिलीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि 2018 में जुबैर ने एक फिल्म के वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाकर भड़काऊ ट्वीट किया। जब फिल्म रिलीज हुई तब इंटरनेट और ट्विटर नहीं था, तब फोन भी नहीं होते थे, ये इकोसिस्टम भी नहीं था। वहीं बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। जो फंड मिला वो कंपनी को मिला, जुबैर को नहीं। जुबैर एक पत्रकार और फैक्ट चेकर हैं। बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे लीक कर दिया। I am shocked to see that the DCP KPS Malhotra has leaked in the media कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। I have learned this by looking at Twitter posts of news channels who are running this news
there are certain law reporters who have run this news, and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous, and it speaks of the status of rule of law in our country today. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मामला विदेशी फंड से जुड़ा है, इसलिए जेल से मोहम्मद जुबैर को वो दोबारा रिमांड पर ले सकते हैं। वहीं ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो गई है। ये बैठक 2 दिन चलेगी। इस बैठक में बीजेपी विधानसभा के आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा करेगी। इसके अलावा भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 300 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक, रफाल और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका विध्वंसक रही है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री केसीआर पर भी जमकर वार किया। दरअसल केसीआर पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम पिछले 8 सालों से सबसे मर्यादा और आदर से मिलते हैं, लेकिन जिस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार का उल्लेख आपने किया वो न सिर्फ संवैधानिक बल्कि सांस्कृतिक परंपरा का भी उल्लंघन है। तानाशाह वो है जो संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करे और आज तानाशाह केसीआर है। 8 साल पहले प्रधान सेवक के दायित्व को स्वीकार किया, तब से लेकर अब तक किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े आदर सम्मान के साथ उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं। आज यहां पर जिस दुर्भाग्यपूर्ण बिहेवियर का आपने वर्णन किया, वो न सिर्फ संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि भारत के संस्कार और मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। तानाशाह वो जो संविधान की मर्यादा को भंग करे, और आज तेलंगाना की धरती पर संविधान की मर्यादा भंग करने वाले का नाम केसीआर जी है। एक तरफ समाज कल्याण का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में काम कर रही है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, इस पर भी विश्लेषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। और इस पर हैदराबाद से और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। इसमें मोदी सरकार के जो 8 साल के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं उन्हें सभी प्रतिनिधियों के सामने रखा और कहा कि हर मोर्चे पर इस सरकार ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विपक्ष के ऊपर उन्होंने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी का विरोध करते करते कब ये देश का विरोध करने लगे ये खुद ही इन्हें नहीं पता है। फिर उन्होंने तमाम तरह के आंकड़े गिनाए, कहा कि जिस तरह से सरकार जो है वो गरीबी हटाने में लगी थी, लेकिन जो योजनाएं थी सरकार की उन्हें विपक्षी राज्यों ने लागू नहीं किया। ये काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि बीजेपी तेलंगाना को लेकर अपना पूरा फोकस कर रही है और यही कारण है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने काफी तीखा हमला बोला है, जिस तरह से चंद्रशेखर राव वहां नहीं गए, उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसको लेकर के सवाल उठाए गए। आज संयुक्त विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा वो आए थे और उनको अगवानी करने के लिए केसीआर वहां गए थे। तो एक तरह से बीजेपी और टीआरएस दोनों के बीच में हैदराबाद की सड़कों पर न सिर्फ पोस्टर बैनर वार दिखा बल्कि ये भी दिखा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां यहां पर सत्ता के लिए पूरा जोर अपना लगा रही हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा
विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने तीखा हमला किया है, उसके बाद कल भी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में तेलंगाना की परिस्थिति को लेकर के एक बयान जारी किया जाएगा। उसमें माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया जाएगा और कार्यकारिणी की बैठक में अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। उसके बाद कल सुबह गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आखिरकार शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर मुंबई आ गए हैं। बागी विधायकों के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से बागी विधायक शिवसैनिकों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। शिवसैनिक लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद के लिए रविवार को मतदान होना है। शुक्रवार को राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा था। उसके एक दिन बाद शनिवार को उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट से एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ राजन साल्वी ने पर्चा भरा। शिवसेना के भीतर चल रहे मतभेद को देखते हुए पार्टी का भविष्य आने वाले स्पीकर पर निर्भर कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के नियमों के आधार पर संसदीय दल जो रहता है, लेजिस्लेटिव पार्टी जो रहती है, वो अपना गठ नेता चुनती है और संसदीय पार्टी में जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही ग्राह्य पकड़ा जाएगा, वही सही माना जाएगा। तो मेरे सामने यदि कोई क्लेम्स आते हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि पार्टी के मेजॉरिटी विधायकों का मन क्या है, मत क्या है और उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आपण सगळेजण जाणताय की आता जी काही राजकीय परिस्थिती आहे त्याच्यानंतर आता शिवसेना पार्टी के प्रत्युत शिवसेना को विप देंगे। एनसीपी और कांग्रेस अपने अपने लोगों को विप देंगे और हम जीत कर आएंगे। सभेच्या अध्यक्षांची निवड होणार आहे। रविवार को होने वाले चुनावों से पहले अब बड़ा सवाल ये है कि शिवसेना पार्टी में विप कौन जारी कर सकता है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी के शिवसेना गुट नेता बनाए जाने के प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसके विरोध में एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट गए। मामले पर सुनवाई अब 11 जुलाई को की जाएगी। उद्धव गुट का कहना है कि अब भी गुट नेता अजय चौधरी हैं, क्योंकि अदालत ने डिप्टी स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। जबकि एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि आंकड़े उनके पास हैं और गुट नेता उनका होगा। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बतौर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को गुट नेता के पद से हटाया। तीनों ही पार्टी अपने अपने सदस्यों के लिए विप जारी करेंगी। वो बंधन कारक होता है। गुलाबी रंग का यह विप होता है 3 लाइन वाला। कायदे के अनुसार इसमें आगे का काम होगा। सर, आपने जो पत्र दिया है वो बंधन कारक एक लीगल खत भेजा गया है उनको, जो किसी भी कानून में नहीं बैठता है। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज भी वो हमारे पक्ष के भी नेता है। 55 MLA जो जीत के आए थे, 55 विधायक जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे, उन्होंने सबने मिलके शिंदे साहब को अपना गठ नेता चुना था। रविवार के दिन महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर फैसला जिसके भी विरोध में आएगा वो अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। अगर उद्धव ठाकरे गुट के विप को माना जाता है तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के जितने विधायक हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर एकनाथ शिंदे गुट के विप को माना जाता है तो फिर उद्धव ठाकरे गुट के जितने भी विधायक हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में इस सरकार के बनने के बावजूद शिवसेना का भविष्य किसके हाथों में है, इसे लेकर मतभेद लगातार जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।